Hello, good morning children. Welcome back once again. So today we are going to start definite integral. अभी तक आपने किया था indefinite integral, अब करेंगे हम definite integral. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो definite और indefinite में दोनों में क्या डिफरेंस? Indefinite integral का मतलब है इंटीग्रेशन का मतलब है चीजों को जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब है चीजों को तोड़ना. तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जोड़ना. और जैसे किसी ने कोई काम बता दिया कि यहां से वहां तक जितने भी सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं, सबको उठाना, सबको कलेक्ट करना. कुछ लिमिट नहीं बताई, कोई टाइम नहीं बताया. उसका मतलब हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रल. सबको इकट्ठा करना है, जोड़ना है, गिन के बताना. दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल. अगर आपको लिमिट डिसाइड कर दी कि 1 घंटे के अंदर आपको इतना काम करना या 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक सारा काम आपको करना, अगर लिमिट डिसाइड कर दी तो उसे बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रल. क्लियर चिल्ड्रन? इफ लिमिट्स आर नॉट गिवन देन दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल. इफ लिमिट्स आर गिवन देन दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल. तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लगी होती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. लोअर लिमिट से आपको काम करना है, अपर लिमिट तक जाना है. ठीक है. इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट वैल्यू पुट करनी है, उसमें से लोअर लिमिट पुट करने के बाद उसको माइनस करना, यानी कि दोनों का डिफरेंस. यहां से 2 किलोमीटर तक आप गए, फिर वहां से 5 किलोमीटर तक आप गए, तो 5 में से 2 को माइनस करना. ठीक है चिल्ड्रन? तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं और उसको कैसे करना है, कैसे उसको यूज करना है, फिर कुछ फॉर्मूले बताता हूं आपको. ठीक है. तो पहली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7.8, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम्स. Limit of sums. Okay children, so I am starting. Definite integral. Okay children, for example we are doing the integration of x raised to power 2. तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3. ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल. इसमें कांस्टेंट टर्म भी लगी होती है. इस कांस्टेंट टर्म का मतलब यही होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनडेफिनिट वैल्यू है. ठीक है. अब डेफिनिट की बात करेंगे तो डेफिनिट के लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ 1 और यहाँ लगा दिया हमने 3. 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन के बाद. तो इंटीग्रेशन कर दिया x क्यूब बाई 3 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3. क्लियर? तो x की वैल्यू एक बार 3 पुट करनी है और एक बार 1 पुट करनी है और बीच में माइनस साइन लगाना. तो 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3. तो एक बार x की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं. तो 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3. x की जगह आपको दोनों लिमिट पुट करनी है. यहाँ x की जगह आपने 3 पुट किया 3 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ x की जगह आपने 1 पुट किया 1 रेज़ टू पावर 3. तो 3 रेज़ टू पावर 3 27/3. मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ एंड दैट इज 1/3. सो दैट इज 26/3. सो आंसर इज 26/3. सो दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल. इसमें लिमिट लगी होती है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, और इसमें प्लस सी नहीं लगाना होता. इज इट ओके चिल्ड्रन? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं पहले. इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम्स. इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम्स. ओके चिल्ड्रन? तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है 1 + 2 + 3 अप टू n-1. सो दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1/2. ये फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में भी किया था. वहां फॉर्मूला था n का 1 + 2 सम ऑफ द नेचुरल नंबर. इसको सिग्मा n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सम ऑफ द नेचुरल नंबर 1 से n तक का सम कितना था वहां, n इंटू n+1/2. 11th क्लास में फॉर्मूला था n इंटू n+1/2. लेकिन यहाँ एक टर्म कम लेनी है हमें, n इंटू n-1/2 फॉर्मूला हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन? सिमिलरली सिग्मा n स्क्वायर
sum of the square of the natural number, 1 square, 2 square, 3 square up to n minus 1 whole square. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n into n minus 1 2n minus 1 by 6. Okay children, similarly cubes of the natural number, 1 cube, 2 cube, 3 cube up to n minus 1 whole cube. So that is equal to n minus 1 n minus 1 by 2, n minus 1 by 2 raised to power 2. बस इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ क्यूब है, सब सारे नंबर्स के ऊपर क्यूब है, लेकिन आंसर में स्क्वायर. तो पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, डायरेक्टली सम ऑफ द नेचुरल नंबर n into n minus 1 by 2. दूसरा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर n minus 1 2n minus 1 by 6. और तीसरा क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर. तो n minus 1 by 2 होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले का स्क्वायर ये फॉर्मूला है और बीच वाला फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है. तो जो स्क्वायर का सम है वो क्या बन जाएगा, n into n minus 1 by 2 n minus 1 2n minus 1 by 6. और फर्स्ट और लास्ट सेम फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है और लास्ट फॉर्मूले में स्क्वायर है. तो आपको फॉर्मूला याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके चिल्ड्रन, तो ये तीन फॉर्मूले बेसिकली आप यूज करेंगे. अब मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन लेता हूं और आपको करके दिखाता हूं. ओके चिल्ड्रन, सो एक्सरसाइज 1.8. अब 7.8 क्वेश्चन नंबर 1. Okay children, so A to B x dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, अगर हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा x स्क्वायर बाई 2. लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होगा, उसको मैं बताता हूँ. लोअर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट. तो इसका फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड बिग ब्रैकेट fa प्लस h fa प्लस 2h एंड डॉट डॉट डॉट. नो नीड टू राइट लास्ट टर्म. ओके, लास्ट टर्म बन जाएगी AP के अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू h, लेकिन उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं. अब दो तीन बातें आपको और भी ध्यान रखनी है. b माइनस a ये होता n इंटू h. n का मतलब होता नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स को हम सम कर रहे हैं, ठीक है. और h जो हम लिमिट में यूज करते हैं, किसी चीज को बहुत थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ, उसे बोलते हैं h. तो दोनों लिमिट का जो डिफरेंस है b माइनस ए इक्वल टू NH के इक्वल होता है. ये कहीं बीच में जाके हमें जरूरत पड़ेगी. क्वेश्चन जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उस टाइम b माइनस ए की वैल्यू हम NH यूज करेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो b माइनस ए इक्वल टू NH. a इज लोअर लिमिट, b इज अपर लिमिट. अब जरा यहां आ जाते हैं. a इज दिस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड x की जगह अब क्या लिखना है, a. यहां देखो ये a लिखना है, x की जगह a लिखना है, fa का मतलब क्या हो गया बेटा, fa का मतलब हो गया a, सिर्फ a. x की जगह a लिखना है. दूसरे वाले में क्या लिखना है, x की जगह a प्लस h. इसमें क्या लिखना है x की जगह, इस वाले x की जगह fx हमारा ये है, fx इज इक्वल टू x. तो हर बार यहां से वैल्यू पुट करेंगे, fa की वैल्यू a हो जाएगी, fa प्लस h हो जाएगा a प्लस h, fa प्लस 2h बन जाएगा a प्लस 2h. ओके, तो ये हो गया a प्लस 2h एंड सो. ओके चिल्ड्रन, सो इन सारे ब्रैकेट्स में a प्रेजेंट है. तो ये कितने ब्रैकेट हैं, n ब्रैकेट है. मान लो ये 10 ब्रैकेट है, तो 10 के 10 बार a प्रेजेंट है. तो अगर सारे ब्रैकेट में से मैं a बाहर निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं सारे ब्रैकेट में से a को अलग कर लूं तो ये n टाइम्स a हो जाएगा, n टाइम्स a. अगर 10 ब्रैकेट होंगे तो 10 टाइम्स a हो जाएगा.
अगर n ब्रैकेट होंगे तो n टाइम्स से हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड, सो दिस विल बिकम NA, सॉरी NA, ठीक है। यहां से भी a प्लस, यहां से भी a प्लस, यहां से भी a प्लस, 10 बार होता तो 10a, अब ये n टाइम्स है तो NA, ओके। नाउ h फ्रॉम हियर, 2h फ्रॉम हियर, अगर आगे ब्रैकेट होता तो 3h वहां से होता, 4h भी होता एंड डॉट डॉट डॉट। तो एक सीरीज बन गई हमारे पास h की, ओके। यहां से h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड, NA प्लस h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ओके चिल्ड्रन। अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां करते हैं चिल्ड्रन इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, NaH NH इंटू A प्लस h आउटसाइड, h स्क्वायर बन गए, जो बाहर वाला h अंदर वाले h से मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर बन गया, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3, इन सब का सम का फॉर्मूला बताओ, n माइनस 1 बाई 2, दिस विल बिकम n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स बनी, ओके चिल्ड्रन। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, NH इंटू A प्लस एक h का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर देता हूं, NH, एक h का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूं, NH माइनस h अपॉन 2 s, एक NH का मल्टीप्लाई, एक h का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, एक h का मल्टीप्लाई अंदर हो गया ब्रैकेट में, तो NH माइनस h, ओके चिल्ड्रन। सो NH, अब NH की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ NH, B माइनस ए, जहां भी NH लिखेंगे वहां B माइनस ए लिखेंगे। ये हमारे पास NH दिख रहा है, ये NH दिख रहा है, ये NH दिख रहा है, तो यहां लिखो B माइनस ए, B माइनस ए इंटू ए प्लस दिस इज B माइनस, दिस इज B माइनस ए माइनस h। अच्छा, जहां खाली h है, सिर्फ h है, उसको 0 लिखना है, h टेंड्स टू 0। तो अगले स्टेप में हम लिमिट नहीं लगाएंगे, जहां खाली h है, केवल h है, वहां 0 लिखना है, और जहां NH बन रहा है वहां B माइनस ए लिखना है। तो ये 0 हो गया, तो ये भी हमारे पास B माइनस ए आ गया अपॉन 2, ओके चिल्ड्रन। तो B माइनस ए इंटू ए इंटू B माइनस ए इंटू B माइनस ए अपॉन 2, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, a इंटू B माइनस ए प्लस B माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो टेक B माइनस ए कॉमन, B माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा a और यहां से बचा B माइनस ए अपॉन 2, ओके। तो ये बन गया 2a प्लस B माइनस ए, तो B माइनस ए 2a प्लस B माइनस ए, तो 2a में से a गया तो a बचा ऊपर अपॉन 2, सो फर्दर मोर इट विल बी इक्वल टू B माइनस ए इंटू B प्लस अपॉन 2, सो आंसर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक लंबा प्रोसीजर है, अगर इसका हम सीधा इंटीग्रेशन करते तो 2 लाइन में ही हो जाता, अगर इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन से करते तो ये 2 लाइन का ही आंसर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में, क्वेश्चन एग्जाम में क्लियरली लिखा आएगा कि डू इट बाय लिमिट एज सम, डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय लिमिट एज सम, क्लियर चिल्ड्रन। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, लिमिट ऑफ सम्स, डू दिस क्वेश्चन बाय लिमिट ऑफ सम्स, ओके।
डू द इंटीग्रेशन लिखा आता है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लिखा आता है डू दिस क्वेश्चन बाय लिमिट ऑफ सम, तो आपको ये लॉन्ग प्रोसीजर यूज करना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है तो मैं ऐसे क्यों करूं। तो हमें इस बात से कुछ मतलब नहीं, एग्जाम में जो बात पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। जैसे क्लास 10th में होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो हमें तो जो इजी लगेगा हम तो उससे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्लियरली लिखा आता है डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही यूज करना। सो डू दिस क्वेश्चन बाय लिमिट एज द सम, तो आपको लिमिट एज सम ही यूज करना। ओके चिल्ड्रन, तो डू वन मोर क्वेश्चन, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Yes, children. Next question. So I am taking question number 3. Exercise 7.8. Question number 3. Integration of x square dx, limit 2 and 3. Okay, children. तो पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देते हैं। a is equal to 2, b is equal to 3, और NH की वैल्यू हो जाएगी 3 minus 2, that is 1, ओके। और fx की वैल्यू क्या है ना, x स्क्वायर, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो fx की वैल्यू होती है। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड, fa plus h, fa plus 2h and so on, ओके चिल्ड्रन। नो नीड टू राइट लास्ट टर्म, क्योंकि जब आप लास्ट टर्म लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस आप लोगों से, लास्ट टर्म आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लास्ट टर्म लिखे ही ना। ओके, सो एफ ए क्या है ना 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h f2 plus h, f2 plus 2h and so on, क्लियर। 2 plus 2h। अब क्या काम करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है fx is equal to x स्क्वायर, पहले वहां x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 2 plus h का स्क्वायर, फिर 2 plus 2h का स्क्वायर, मतलब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ और भी सारे ब्रैकेट हैं लेकिन हम जनरली 3 ब्रैकेट यूज करते हैं। तो पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड 2 का स्क्वायर, फिर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। वो टर्म हमने लिखी नहीं है यहाँ मैंने 3 ही टर्म लिखी है, लेकिन अगली जब टर्म आएगी तो वो होगी 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस। ओके चिल्ड्रन, अब इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, a प्लस b का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8h एंड सो ऑन, 4 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12h। ओके चिल्ड्रन, क्लियर। अब पहले की तरह देखो, 4 यहां से स्टार्ट हुआ, 4 यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 ब्रैकेट में 4 नजर आ रहा है आपको, तो 4 इंटू 4 होना चाहिए, लेकिन ये n ब्रैकेट है इस टाइप के, n टाइम्स, तो n इंटू 4, तो 4n, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आउटसाइड 4n प्लस। अब हम अलग अलग टाइप की सीरीज को सेपरेट करेंगे। पहले h स्क्वायर वाली सीरीज, h स्क्वायर, ये बन गया 4h स्क्वायर, ये बन गया 9h स्क्वायर एंड सो ऑन। स्क्वायर वाले भी बहुत सारी टर्म,
क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट में बहुत सारे स्क्वायर आएंगे। फिर दूसरी सीरीज क्या है, सारे ब्रैकेट में एक एक कांस्टेंट टर्म है, एक एच स्क्वायर वाली टर्म है और एक 4h वाली टर्म। तो 4h कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से 4h, तो यहाँ बचा 1। यहाँ 4h है, ये ना 4h को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा 3 एंड सो ऑन। बस ये बात आपकी समझने की है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं क्वेश्चन को। यहाँ F2 है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर। फिर 2 प्लस h का स्क्वायर लिखेंगे, ये लिख दिया 2 प्लस h। फिर 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h होल स्क्वायर। फिर 2 प्लस 3h होल स्क्वायर। इसके बाद सबको ओपन करेंगे, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h, 4 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 12h एंड सो ऑन। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसके बाद h स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लिया और h वाली टर्म को अलग कर लिया। तो 3 टाइप की सीरीज हमारे पास हो गई। 4 इंटू n, सारे ब्रैकेट में से 4 को अलग कर लिया तो 4 इंटू n बन गया। h स्क्वायर वाली टर्म ये बन गई इस ब्रैकेट में और ये 4h वाली टर्म बन गई। अब हमारे पास 3 टाइप की टर्म बन गई। तो सबसे पहले बाहर वाले h का अंदर मल्टीप्लाई करें। ओके चिल्ड्रन? लिमिट h टेंड्स टू 0, 4nh प्लस h स्क्वायर कॉमन, एक h स्क्वायर यहां से आ जाएगा, एक h ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h क्यूब, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां से 4h कॉमन, 1 प्लस 2 और एक h का बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4h स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूं, यहां से h स्क्वायर कॉमन आएगा वो लिख दिया और एक h बाहर से मल्टीप्लाई होगा वो h क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 4h है तो एक h बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4h स्क्वायर। नाउ यूज these formulae. This is the square sum of the squares of the natural number and this is the sum of the natural number directly. Okay children? तो limit h tends to 0, 4nh plus h cube outside and n minus 1, 2n minus 1 by 6 plus 4h square outside and n minus 1 by 2. Okay children? इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब जहां जहां भी h है हमारे पास, देखो यहाँ h क्यूब है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 ब्रैकेट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 n की वैल्यू होंगी। तीनों जगह h की वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया 4nh प्लस इस h का तीनों में मल्टीप्लाई करो nh माइनस h, 2nh माइनस h अपॉन 6 प्लस एक h का मल्टीप्लाई इसके साथ 2 बाहर ही रहेगा, nh और nh माइनस h। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसके बाद क्या बताया था आपको, nh की वैल्यू क्या थी, nh was equal to 3 minus 2 that is 1 और h जहां खाली h नजर आता है वहां 0 पुट करना है, जहां nh लिखा हुआ है वहां उसकी जगह 1 पुट करना है। तो पुट 1 हियर। सो जब हम पुट कर देंगे तो उस टाइम लिमिट नहीं लगाएंगे, तो 4 into 1 plus 1 into 1 minus 0 plus 2 minus 0 upon 6 plus 2 into 1 minus 0 into 2 into 1, 2 into 1 into 1 minus 0। क्लियर? तो इसके बाद ये क्या बन गया, फोर प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो 2 3 जा 6, 4 प्लस 2 ये हो गया 6, दिस एंड दिस 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 1 बाई 3, तो 3 6 जा 18 प्लस 1 19 बाई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 19 बाई 3।
अब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा होता है तो इसमें नेचुरल है कोई छोटी मोटी मिस्टेक कई बार हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, तो इसको क्रॉस चेक करने का भी हमारे पास एक मेथड है। तो इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था बताओ जरा फिर से एक बार, व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज 2 to 3 x square, 2 to 3, 2 is the lower limit and x square is the upper limit. So ये क्वेश्चन था, जरा एक बार फिर से देखो, 2 to 3 x square, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके देखते हैं हम, तो क्या बन गया है x³ / 3 x³ / 3 to 2 s। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 27/3, 3 raised to power 3/3 - 2 raised to power 3/3। तो ये हो गया 27/3 - 8/3, तो ये आंसर आ गया 19/3। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 लाइन में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम इतना घुमा फिरा के करके लाए हैं इस क्वेश्चन को, तो भी आंसर 19/3 आया। लेकिन हमने पहले भी बताया आपको, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्लियर क्या लिखा आएगा, डू दिस क्वेश्चन बाय इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम्स। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये डाउट मैं आपका दूर कर दूं कि डायरेक्ट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्क में आएगा, अगर ये 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियरली लिखा आएगा डू दिस क्वेश्चन बाय एज द लिमिट ऑफ सम्स। क्लियर चिल्ड्रन? लेकिन जब आपने क्रॉस चेक कर लिया तो इसका मतलब कंफर्म हो गया ये आंसर। तो जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस टाइप का कोई आंसर आएगा, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमेशा ठीक ही होगा क्योंकि आंसर 19/3 है। ओके, और बाई चांस यहाँ आपका आंसर 20/3, 21/3, 24/3 अगर आंसर आता है तो आप 100% 20/3 नहीं लिखेंगे, आप ये वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब कॉपी चेक होती है तो आप सभी जानते हो कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक होता चला जाता है, तो एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन पर पड़ती है। मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा कि आप क्वेश्चन गलत करें, लेकिन आप जब क्रॉस चेक कर लेंगे और ये आंसर आ रहा है तो आप लास्ट में ये ही आंसर लिखेंगे जो वहां होगा, क्योंकि वो आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ इसमें आप कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हैं, ओके, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ही ये तरीका आपको बताया गया। करना आपको बिल्कुल सही है, वो तो बाई चांस मैं बता रहा हूँ कि बाई चांस यहाँ मिस्टेक हो रही है तो आपको ये आंसर लिखना। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम कुछ और स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।